नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज का ये वीडियो सीटेट जुलाई 2025 के लिए पेपर 2 वाले छात्रों के लिए है। जितने भी छात्र साथियों सीटेट पेपर 2 देने वाले हैं और जिनका विषय साथियों एसएसटी है अर्थात साथियों सोशल स्टडी है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 का एसएसटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बार बार आपके एग्जाम में साथियों पूछे गए हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू रह के इन प्रश्नों को जरूर देखिए और साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन्हें नोट भी जरूर कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में पुनः ये प्रश्न पूछे जाए तो आपसे ना छूटे। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज की इन प्रश्नों की ओर जो साथियों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथियों अपने एग्ज़ाम को सबसे बेस्ट करना चाहते हैं, सबसे अलग करना चाहते हैं और अपने पहले ही प्रयास में इसे साथियों बेहतरीन अंकों के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो साथियों आपको अपने पेपर के लिए, चाहे आपका पेपर 1 रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे साथियों, लैंग्वेज के रूप में आप किसी भी सब्जेक्ट का चयन किए हो, उसकी कंप्लीट तैयारी साथियों काफ़ी कम फी, केवल और केवल 99 रुपये में आपको साथियों आपके पेपर के, आपके सिलेबस के साथियों कंप्लीट बेस्ट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथियों आपको बता दें, केवल 99 रुपये में चाहे आपका पेपर 1 रहे या साथियों आपका पेपर 2 रहे, आपको आपके पेपर की कंप्लीट साथियों सभी सब्जेक्ट के टॉपिक बाय थ्योरी साथियों, कॉन्सेप्ट और पेडागोजी के साथियों कंप्लीट टॉपिक बाय थ्योरी, उसके बाद साथियों आज तक के सभी पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न साथियों सभी विषय के, और साथ ही साथ साथियों 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन, इस प्रकार से साथियों टोटल 1500 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो साथियों काफ़ी कम फी, केवल 99 रुपये में अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए और अपने पहले ही प्रयास में साथियों 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप इस दिए गए नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों कम से कम फी में आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, ना केवल क्वालिफाई कर सके साथियों बल्कि अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई कर सके। तो दिए गए इस नंबर से संपर्क अवश्य कर लीजिए, ताकि काफ़ी कम फी, केवल 99 रुपये में साथियों आप अपने एग्जाम को कंप्लीट कर पाए। तो साथियों हम लोग बिना समय गवाए चलिए आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का आपका एसएसटी से पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बरसात बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। तो साथियों यह एसएसटी में पूछा गया प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो साथियों कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, अन्यथा साथियों आप इनके ऑप्शंस देखिए और हमारे आंसर बताने तक का इंतजार कीजिए। तो साथियों पहला नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है पर्वतीय वर्षा, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है साथियों चक्रवर्ती वर्षा, ऑप्शन नंबर सी में है संवहनीय वर्षा और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यदि बात करें कि किस प्रकार की बरसात बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात संवहनीय वर्षा। साथियों संवहनीय वर्षा जब होता है तो उसके साथ ही साथ क्या होता है, बिजली भी गरजती है, बिजली भी चमकती है साथियों और बादल भी गरजते हैं। तो यह कौन सा वर्षा होता है, तो यह संवहनीय वर्षा कहलाता है साथियों। पहले नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर संवहनीय वर्षा अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, चूने का पत्थर निम्नलिखित में से कौन सी सेल है। चूने का पत्थर साथियों निम्नलिखित में से कौन सी सेल है यह आपको बताना है। तो इसके लिए आपके पहला नंबर ऑप्शन में है कि परिवर्तित सेल, ऑप्शन नंबर दूसरा में है साथियों अग्नेय सेल, ऑप्शन नंबर तीसरा में है अवसादी और ऑप्शन नंबर चौथा में साथियों ज्वालामुखी। तो साथियों यदि बात करें चूने के पत्थर की तो यह अवसादी सेल के अंतर्गत आ जाएगा। साथियों चूने का पत्थर किस सेल के अंतर्गत आ जाएगा, तो यह अवसादी अर्थात ऑप्शन नंबर सी साथियों आपके दूसरे ही प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आपको याद रखना है कि चूने का पत्थर का संबंध किस सेल से है, तो अवसादी सेल से है। इस प्रकार से साथियों दूसरे प्रश्न का भी सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और साथियों क्वेश्चंस का लेवल जो आपके लिए साथियों प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड और रिपीटेड होने वाले प्रश्नों को आपके सक्षम प्रस्तुत किए गए हैं, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा साथियों, जो भी सीटेट जुलाई 2025 की एग्जाम देने वाले हैं या साथियों उसकी तैयारी में लगे हुए हैं।
और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ से साथियों आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और समय समय पर सभी प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध हो। तो चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या तीसरे को देख लेते हैं, जिसमें कि आपको पूछा गया है सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में से कौन सम्मिलित है। साथियों सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसके ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है दीमक, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों मेंढक, ऑप्शन नंबर सी में है छिपकली और ऑप्शन नंबर डी में है सांप। साथियों यदि सम्मार्जक उपभोक्ता की बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दीमक। क्या हो जाएगा साथियों, दीमक आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या तीसरा का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या चौथा, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। साथियों स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। साथियों इस प्रश्न को आपने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के मध्य साथियों भूगोल विषय में जरूर पढ़ा होगा। साथियों यदि बात करें स्थल मंडल के सबसे निचली परत की तो इसे क्या कहते हैं, यदि आपको साथियों याद है प्रीवियस ईयर के साथियों इन बुक्स को साथियों आपने पढ़ा है कक्षा 6 से 8 तक, तो आपको जरूर याद होगा साथियों। ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर साथियों यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिए। तो इसके ऑप्शंस में साथियों पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है सीमा कहते हैं, स्थल मंडल की सबसे निचली परत को सीमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है सियाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है साथियों निफे कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि मेंटल कहते हैं। साथियों यदि बात करें स्थल मंडल की सबसे निचली परत की तो इसे नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, नीफे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न संख्या चौथे का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों यदि आप कमेंट करते चलेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने एग्जाम में साथियों कॉन्फिडेंस के साथ सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। वहां पे आपको साथियों डाउट नहीं होगा और आप कंफ्यूजन में नहीं फंसिएगा। इसलिए कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए, चाहे साथियों आपको सही उत्तर पता है तब भी, यदि नहीं पता है तो तब भी कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है साथियों बैक्टीरिया किस वर्ग के श्रेणी में सम्मिलित है। साथियों बैक्टीरिया किस वर्ग के श्रेणी में सम्मिलित है, तो इसके ऑप्शन से दिए गए हैं। पहला नंबर ऑप्शन है उत्पादक है, ऑप्शन नंबर दूसरा में साथियों अपघटक है, ऑप्शन नंबर तीसरा में है अर्थात ऑप्शन नंबर सी में है प्राथमिक उपभोक्ता है और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों की द्वितीय उपभोक्ता है। तो साथियों जब आप श्रृंखला चैप्टर को पढ़िएगा तो इसमें आपको बताया गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं और साथियों कौन कौन से जीव किस श्रेणी में आते हैं। इन सारे बातों की चर्चा आपको श्रृंखला चैप्टर में, यदि यहाँ पे बात करें बैक्टीरिया की तो साथियों यह एक अपघटक है जो सड़ी गली चीजों को अपघटित कर देता है। साथियों किसी भी जीव के साथियों सड़ गल जाने पर उस पे बैक्टीरिया हो जाता है, साथियों कीटाणु हो जाता है, तो यह जीवों को अपघटित कर लेता है। ठीक है साथियों, इसलिए इसे अपघटक कहेंगे। चलिए उसके बाद आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि यहाँ से साथियों आपकी लगातार सेशन चले, आपकी लगातार क्लास चले और आप अपने सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी कर पाए और साथ ही साथ साथियों अपने एग्जाम को बेहतरीन अंकों के साथ क्वालिफाई कर पाए। तो अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है वायुमंडल की इनमें से कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणों को सोखती है। साथियों यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में साथियों ओजोन, ऑप्शन नंबर सी में है नियोन और ऑप्शन नंबर डी में है हाइड्रोजन। यदि साथियों बात करें परावैंगनिक किरणों को सोखने की तो यह आपका O3 करता है अर्थात ओजोन करता है। कौन गैस करता है साथियों, तो ओजोन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों को क्या कर लेता है साथियों, सोख लेती है। यदि परावैंगनिक किरण साथियों परावैंगनिक किरण धरती पर चली आएगी और साथियों मानव तक पहुंच जाएगी तो क्या होगा, इससे मानव को त्वचा कैंसर होगा। आपको याद रखना है कौन सा कैंसर साथियों, त्वचा कैंसर हो जाएगा। आपको ये बात भी अच्छे से याद रखना है, इस बात की भी जानकारी होना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है साथियों, परावैंगनिक किरणों को कौन सोख लेता है, तो ओजोन गैस से सोख लेती है। और परावैंगनिक किरणों के पहुंचने से कौन सा साथियों घटना हो सकता है, तो मानव को त्वचा कैंसर हो सकता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है।
पारिस्थितिकी तंत्र में साथियों ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? हमारे जीव मंडल में साथियों यदि बात करें ऊर्जा के प्रमुख स्रोत की, तो साथियों सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, इसका जवाब आपको स्वयं से देना है साथियों। इसका जवाब आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। आप इसका जवाब कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसके ऑप्शन साथियों आप अच्छे से जरूर देख लीजिए। पहला नंबर में दिया गया है भूताप ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर दूसरा में अर्थात बी में दिया गया साथियों सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी में है ग्रीन हाउस गैसें है। और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों कि चंद्रमा है। यदि पारिस्थितिक तंत्र में साथियों ऊर्जा के प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका प्रमुख स्रोत, इसका जवाब साथियों आप कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यह प्रश्न साथियों आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। तो साथियों हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न संख्या 8 को देख लेंगे, जिसमें कि आपसे पूछा गया है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो साथियों काफी इजी प्रश्न है और आशा करेंगे कि आपको यह पता ही होगा। इस प्रकार के प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को याद रखना जरूरी है। ठीक है साथियों, ताकि आप अपने सब्जेक्ट में बेस्ट स्कोर कर सके, जिससे कि साथियों आपके एग्जाम में आपका स्कोर बढ़े और आप अपने पहले ही प्रयास में साथियों इसे क्वालिफाई करें। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में है कि विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर बी में साथियों विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी में है विटामिन सी की कमी से। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि आयरन की कमी से। तो साथियों यदि बात करें विटामिन ए की, तो इसकी कमी से साथियों रतौंधी रोग होता है। यदि बात करें विटामिन बी की, तो साथियों इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। यदि बात करें साथियों विटामिन सी की, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है साथियों? स्कर्वी रोग होता है। वही साथियों यदि बात करें आयरन की, तो इसकी कमी से एनीमिया होता है। खून में साथियों आयरन की यदि कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आपको याद रखना है। एक बार आपको पुनः बता दें साथियों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कौन सा बीमारी होता है साथियों? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से साथियों बेरी बेरी होता है। कौन सा बीमारी होता है? तो बेरी बेरी बीमारी होता है साथियों। इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है साथियों? तो स्कर्वी हो जाता है। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। और खून में आयरन की कमी से साथियों एनीमिया रोग हो जाता है। तो आशा करेंगे कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। आगे के प्रश्न में साथियों पूछा गया है, प्रश्न संख्या 9 है आपका, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है? निम्नलिखित में से साथियों किससे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है, यह आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि स्थितीकरण से। ऑप्शन नंबर बी में है प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी में साथियों रूपांतरण से। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों नवीनीकरण से। साथियों किससे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है? तो ऑप्शन आप देख चुके हैं, बताने का प्रयास जरूर कीजिए। यदि साथियों आपको पता है तो कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए। अन्यथा आपको बता दें कि पारिस्थितिक तंत्र में साथियों ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो रूपांतरण से होता है। किस कारण से होता है साथियों? रूपांतरण से होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूपांतरण, जिससे कि साथियों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है, कमी होता है। चलिए उसके बाद आगे के प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों, इनमें से कौन सा तत्व पौधों के विकास पर प्रभाव डालता है? तो साथियों कौन सा तत्व है, इनमें से साथियों कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास में प्रभाव डालता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी में है साथियों ह्यूमस। ऑप्शन नंबर सी में है सौर ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। साथियों पूछा गया है कि पौधे के विकास में कौन सा तत्व प्रभाव डालता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? यदि साथियों पता है तो कमेंट करने का प्रयास आप जरूर करेंगे। अन्यथा आपको बता दें साथियों, किसी पौधे के विकास के लिए इन सभी तत्वों का आवश्यकता पड़ता है साथियों, इसलिए पौधे के विकास को यह सभी प्रभावित करेगा। अर्थात यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वे सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें साथियों मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ भी किसी पौधे के विकास में प्रभाव डालता है। ह्यूमस भी साथियों आवश्यक है, इसलिए प्रभाव डालता है। सौर ऊर्जा साथियों प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, इसलिए प्रभाव डालता है। अतः साथियों इनमें से सभी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 11, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी प्रतिशत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? साथियों पादपों से शाकाहारी जीवों में कितना प्रतिशत ऊर्जा का साथियों हस्तांतरण होता है?
तो यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 10%, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों 20%, ऑप्शन नंबर सी में है 30% और ऑप्शन नंबर डी में साथियों 1%। यदि बात करें साथियों पादपों से शाकाहारी जीवों में ऊर्जा के हस्तांतरण की, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 10%, अर्थात साथियों ऑप्शन नंबर ए। साथियों किसी भी शाकाहारी जीव में पादपों से जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है उसकी प्रतिशत मात्रा 10% है, अर्थात 10%। साथियों ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। तो आगे साथियों प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो साथियों जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, साथियों इसको जानेंगे। यदि आपको इन प्रश्नों का जवाब पता होता है तो कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए। और साथियों आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं साथियों, आपका कोई भी पेपर हो, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर साथियों आप पेपर 2 के स्टूडेंट हो, तो साथियों उसके लिए आपको इस दिए गए नंबर से कनेक्ट कर लेना है, जिसमें केवल 99 रुपये में साथियों, केवल 99 रुपये में आपको आपके पेपर के साथियों कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक बाय थ्योरी साथियों, टॉपिक बाय थ्योरी, जिसमें आपके पेडागोजी और कॉन्सेप्ट सभी रहेंगे साथियों, आज तक के सभी पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न और साथ ही साथ साथियों 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इस प्रकार से साथियों टोटल 1500 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन केवल 99 रुपये में आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपके पेडागोजी और कॉन्सेप्ट सभी सम्मिलित रहते हैं। तो साथियों केवल 99 रुपये में इन पीडीएफ्स को लेकर साथियों अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए और अपने पहले ही प्रयास में साथियों बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दिए गए इस नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। चलिए हम लोग इस प्रश्न के सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। तो साथियों यदि बात करें जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन की इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो साथियों आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अन्यथा साथियों ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है कि जेनेवा में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में है रियो डी जेनेरो में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में है स्टॉकहोम में हुआ था और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों कि लंदन में हुआ था। यदि बात करें साथियों विश्व पर्यावरण सम्मेलन की, तो यह साथियों आपका स्टॉकहोम में हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, यदि आपको साथियों इस प्रश्न का आंसर क्लियर है तो कमेंट करके बताने का जरूर कीजिएगा, या फिर साथियों इस प्रश्न को डाउट में रख देते हैं। चलिए उसके बाद आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। आगे दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर से साथियों किस स्तर की ओर प्रभावित होती है या प्रभावित करती है। साथियों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर की ओर प्रभावित करती है, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों दिया गया है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर बी में है कि उच्च स्तर से अति उच्च स्तर की ओर प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर सी में साथियों निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर प्रभावित करती है और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों समान स्तर को प्रभावित करती है। यदि बात करें साथियों प्रश्न संख्या 13 के सही उत्तर की, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में साथियों ऊर्जा सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रभावित होती है, प्रभावित करती है। ठीक है साथियों, यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। तो चलिए साथियों उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 14, जिसमें कि आपसे पूछा गया है स्टार्च एक प्रकार का क्या है। तो साथियों स्टार्च एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों वसा है, ऑप्शन नंबर सी में है प्रोटीन है, या फिर साथियों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विटामिन है। यदि बात करें स्टार्च के साथियों, तो यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है साथियों, कार्बोहाइड्रेट है। यदि साथियों आपको कार्बोहाइड्रेट का स्रोत पूछ लिया जाए, तो साथियों कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है आपको बता दें, चावल साथियों, चावल गेहूं, इनसे साथियों हमें कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है, आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है साथियों कि स्टार्च एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है। साथियों ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है, यह आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पेट्रोलियम है, ऑप्शन नंबर बी में साथियों कोयला है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है सौर विकिरण है, अंतिम नंबर ऑप्शन में दिया गया साथियों नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की
विद्युत आपूर्ति है। साथियों यहाँ पे पूछा गया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो साथियों यदि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो ये आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा हो जाएगा साथियों? सौर ऊर्जा या सौर विकिरण आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिनका साथियों कभी भी ह्रास नहीं हो सकता, जो पुनः पूर्ति किए जा सकते हैं, वही आपके गैर परंपरागत स्रोत हो जाएंगे। अर्थात 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद आगे के प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 16 को देखें उससे पहले एक बार और आपको बता दें कि यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों काफी कम फी, केवल 99 रुपए में आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। दिए गए इस नंबर से साथियों कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि काफी कम फी, केवल 99 रुपए में आप अपने पेपर, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर साथियों आपका पेपर 2 हो, उसकी कंप्लीट तैयारी कर सके। जिसमें कि साथियों आपको आपके पेपर की कंप्लीट सिलेबस के साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथियों 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। तो साथियों अपने तैयारी को बेहतरीन करने के लिए इस दिए गए नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। उसके अलावा आपको बता दें, यदि साथियों आप सीटेट संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले जानना चाहते हैं साथियों, और इससे संबंधित जितने भी साथियों अपडेट आते हैं, फॉर्म फिल का अपडेट, एग्जाम डेट का अपडेट, उसकी जानकारी साथियों सबसे पहले आपको हो, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और साथियों व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों कई छात्र आपके तरह पहले से उसमें ज्वाइन है, जो साथियों अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी भी साथियों कर रहे हैं। हमारे द्वारा जितने भी साथियों फ्री मटेरियल्स दिए जाते हैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। तो साथियों चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 16 को अब देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। तो साथियों पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकल अनुशासनिक है, द्विक अनुशासनिक है, संकुचित है या साथियों बहु अनुशासनिक है। साथियों यदि बात करें प्रश्न संख्या 16 के सही उत्तर की, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बहु अनुशासनिक है। साथियों पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो बहु अनुशासनिक है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 17, जिसमें कि आपसे पूछा गया है खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी कौन सा स्तर है। साथियों खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक कड़ी जो है कौन से स्तर का होता है, यह आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि उत्पादन स्तर, ऑप्शन नंबर बी में है खाद्य स्तर, ऑप्शन नंबर सी पोषण स्तर और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अवशोषण स्तर। साथियों यदि बात करें खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कड़ी की, तो यह पोषण स्तर का होता है। कौन सा स्तर का साथियों? पोषण स्तर का होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 18वां नंबर प्रश्न है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उसे क्या कहते हैं। साथियों हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जीव मंडल कहते हैं, आकाश कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं या फिर साथियों पर्यावरण कहते हैं। आपको पता होगा साथियों कि हम चारों ओर से जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उसे साथियों हम लोग सम्मिलित रूप के उसके सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं साथियों सम्मिलित रूप से क्या है? हमारे लिए पर्यावरण है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे चारों ओर के आसपास के जितने भी साथियों पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ है, जीव है, जंतु है, आसपास के जितने भी साथियों चीजें हैं, सभी हमारे लिए सम्मिलित रूप से क्या है? पर्यावरण है। इस प्रकार से 18वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं। साथियों जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है खाद्य क्रम, ऑप्शन नंबर बी में है खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी है साथियों खाद्य जाल और ऑप्शन नंबर डी में है खाद्य वृक्ष। तो साथियों इसकी चर्चा हमने वीडियो के आरंभ में की है कि जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? खाद्य श्रृंखला कहते हैं, आपको याद रखना है। क्या कहते हैं साथियों? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए साथियों उसके बाद अगले नंबर प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वह संपूर्ण योग। साथियों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो साथियों जिसमें जीव रहते हैं
बड़ा ही आसान प्रश्न है साथियों। सिर्फ आपको अपने एग्जाम के प्रेशर हैंडल करके इन प्रश्नों का साथियों सही उत्तर दे के आना है साथियों, क्योंकि ऑप्शंस आपको सभी सेम लगेंगे। इसलिए आपको साथियों चतुराई से अपने धैर्य का इस्तेमाल करते हुए इन प्रश्नों का जवाब दे के आना है। आप साथियों अच्छे से रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस के माध्यम से साथियों अपने जो है एग्जाम को बेस्ट कर सकते हैं। केवल साथियों धैर्य से और साथियों टाइम मैनेजमेंट करते हुए सीटेट की एग्जाम को देने से साथियों आप अपने पहले ही प्रयास में अच्छे अंकों के साथ साथियों इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट के एग्जाम में साथियों टाइम मैनेजमेंट साथियों और धैर्य काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ साथियों झटपट समझने की आपको तीव्र प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि साथियों सभी जो ऑप्शंस रहते हैं और सभी जो प्रश्न रहते हैं काफी लंबे लंबे रहते हैं। इससे साथियों आपको टाइम बचाना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको पता ही होगा साथियों, कि संपूर्ण जीव जहां रहते हैं उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जैव मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको भी यह पता ही था। चलिए उसके बाद 21वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के निम्नलिखित में से किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक खाद्य श्रृंखला के निम्नलिखित में से किसी एक स्तर पर मिलने से क्या बनता है, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया साथियों खाद्य चक्र बनता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों खाद्य जाल बनता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है खाद्य संगम बनता है और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है खाद्य वृक्ष बनता है। तो साथियों यदि प्रश्न संख्या 21 के सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा खाद्य जाल। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों प्रश्न संख्या 21 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 22वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न को देखने से पहले साथियों एक बार आपको पुनः बता दें कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ साथियों इसे अपने साथियों तक अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा जिनका भी सीटेट एग्जाम नहीं निकल रहा है साथियों। जो भी साथियों हाउसवाइफ के रूप में अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टडी करना काफी लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पे साथियों सही सजेशन के साथ सही नियमों के साथ आपकी स्टडी जारी रखी जाती है और साथियों आपके एग्जाम के क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे सही रणनीति का चयन किया जाता है। ठीक है साथियों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों तक अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कर साथियों कमेंट में फीडबैक देने का भी कोशिश जरूर कीजिए। तो प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है? साथियों कौन सा रोग है जो हृदय रोग और उच्च रक्तचाप और साथ ही साथ मधुमेह अर्थात डायबिटीज से साथियों संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कुपोषण, ऑप्शन नंबर बी में है कुपोषण और अल्प खुराक, ऑप्शन नंबर सी में साथियों अति खुराक और ऑप्शन नंबर डी में है अल्प खुराक। साथियों यदि बात करें कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह किससे संबंधित है तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अल्प खुराक। अल्प खुराक साथियों इन सारे बीमारियों का जड़ है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 को देख लेते हैं हम लोग, जिसमें आपसे पूछा गया है, इनमें से खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? तो प्राथमिक उपभोक्ता सबसे कमजोर होता है, उत्पादक साथियों सबसे कमजोर होता है और अंत में दिया गया साथियों कि सर्वोच्च उपभोक्ता सबसे कमजोर कड़ी होता है। साथियों प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका सर्वोच्च उपभोक्ता जो होता है यह खाद्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी होता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद आज के सेकेंड लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। उसके बाद साथियों अगले क्लास में आपके अगले विषय को हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सभी विषय को साथियों एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बने जरूर रहिएगा, चाहे साथियों आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की। तो साथियों प्रश्न संख्या 24 में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा जैविक घटक नहीं है? कौन सा जैविक घटक नहीं है यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है मृदा, ऑप्शन नंबर बी में साथियों उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी में है कीट और ऑप्शन नंबर डी में है हरे पौधे। तो साथियों जैविक घटक नहीं है यह आपसे पूछा गया है, तो मृदा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा उपभोक्ता, कीट और हरे पौधे साथियों यह जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद साथियों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। साथियों यह आपके इस वीडियो का अंतिम नंबर प्रश्न है। उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो के माध्यम से
दूसरे क्लास के माध्यम से साथियों आपके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ साथियों प्रत्येक विषय को हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आपके सिलेबस की साथियों कंप्लीट तैयारी का पूरी कोशिश करेंगे। साथियों यदि आप अपनी कंप्लीट तैयारी को स्वयं के माध्यम से साथियों पीडीएफ से सेल्फ स्टडी के माध्यम से करना चाहते हैं और साथियों समय रहते हुए इसे कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि साथियों एग्जाम टाइम इसे आप भरपूर रिवीजन कर पाए, तो आप दिए गए इस नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, जिसमें आपको केवल 99 रुपये में आपके पेपर, चाहे साथियों पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, उसके साथियों कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पेडागोजी के कंसेप्ट साथियों सभी कुछ आपको साथियों केवल 99 रुपये में दिए जाते हैं। तो दिए गए इस नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। चलिए हम लोग अंतिम नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया है, पर्यावरण का कौन सा कारक प्रमुख कारकों में सम्मिलित है। पर्यावरण का कौन सा कारक साथियों प्रमुख कारकों में सम्मिलित है, यह आपके अंतिम नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जलवायु, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों भौतिक, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी में है वनस्पति और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। साथियों पर्यावरण का कौन सा कारक जो है, तो साथियों पूछा गया है कि पर्यावरण, तो साथियों पूछा गया था कि पर्यावरण का कौन सा कारक प्रमुख कारकों में शामिल है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सभी जो है साथियों प्रमुख कारण के रूप में है। पर्यावरण का प्रमुख कारण है साथियों आपका जलवायु भी प्रमुख कारण है। भौगोलिक स्थिति साथियों यह आपके पर्यावरण को यह भी साथियों आपके पर्यावरण को प्रभावित करता है, तो यह भी एक प्रमुख कारक है। जलवायु साथियों जलवायु भी साथियों पर्यावरण का प्रमुख कारक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी साथियों आपके 25वां नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों यह था आपका आज का अंतिम नंबर प्रश्न। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके साथियों अपना फीडबैक जरूर कीजिए, कमेंट करके साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके अलावा साथियों जो भी प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, आपसे पूछे गए हैं, उनका जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे साथियों आपको अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।